हेलो दोस्तों, वेलकम you all in this channel podcast 4.0. Today I am going to share with you my experience about how I got admission in PhD in Mechanical Engineering Department in IIT Delhi. दोस्तों, जून 2019 में AMU से BE करने के बाद मैंने वहीं पर MTech में एडमिशन लिया अगस्त 2019 में। और मैंने उस वक्त तो कभी ये नहीं सोचा था कि मैं PhD भी करूँगा, क्योंकि मेरा इरादा था MTech में एडमिशन लेकर के गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना। लेकिन फिर भी मैंने अपने MTech की पढ़ाई के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। मैंने सोचा था कि मैं MTech को भी ठीक से करूँगा और मैंने वो किया। हालांकि मेरी जो प्रिपरेशन थी वो ठीक से नहीं हो पाई और अपने MTech के इस 2-2.5 साल के इस वक्त में मुझे लॉकडाउन भी देखना पड़ा, जिसकी वजह से मेरा एक्सपेरिमेंटल वर्क 2-2 बार बीच में कई महीने तक रुक गया। सो जनरली जो मैंने एडमिशन अगस्त 2019 में लिया था वो जनरली मेरा MTech उस हिसाब से कंप्लीट हो जाना चाहिए था मई 2021 में, लेकिन ये लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पाया और मैं अपना MTech कंप्लीट कर पाया अक्टूबर में। तो मेरा इंटरनल हो गया और मैंने थीसिस भी सबमिट कर दिया और मेरा जो फाइनल वाइवा हुआ था उसमें फिर देरी हो गई, क्योंकि मैं जब इंटरनल वाइवा और थीसिस सबमिट करके जब मैं कुछ दिनों के लिए घर गया, वहाँ पर डेंगू की वजह से बीमार हो गया। फिर वापस आया तो फिर दिसंबर में ही मैं दे पाया अपना फाइनल वाइवा, लेकिन अक्टूबर में मैंने काम ख़त्म कर दिया था अपना। मेरे पास जो चांस था PhD में एडमिशन लेने का, वो एक चांस था जो PhD में एडमिशन होते हैं अगस्त वाले सेशन में, जिसके लिए फॉर्म मार्च से ही आना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन वो वक्त था सेकेंड लॉकडाउन का और मैं अपने घर पे था। हमारी क्लास में जो टोटल 11 ही स्टूडेंट्स थे MTech के मेरी ब्रांच में, और कोई उतना इंटरेस्टेड नहीं था। सबका MTech कभी बीच में लटका हुआ था, कोई PhD की उतनी बात भी नहीं करता था। और एक लॉकडाउन ऑलरेडी गुजर चुका था उससे पहले, तो जो सीनियर्स थे उनके साथ भी कुछ खास कांटेक्ट नहीं था। जो लोग MTech मुझसे पहले कर लिए थे वो हॉस्टल से जा चुके थे, और अगर ये कंटिन्यूसली अगर मैं इस पूरे MTech में अपने हॉस्टल में रहा होता, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर के बाद से ही चीज़ें जो कंडीशंस थे वो अच्छे नहीं थे। CAA NRC वगैरह का लगना, फर्स्ट लॉकडाउन, सेकेंड लॉकडाउन, सो एक कंटिन्यूसली हॉस्टल में नहीं रहना हो पाया। इसलिए जो डिस्कशन होना चाहिए था अपने सीनियर्स के साथ, क्योंकि इस MTech में ही मेरा इरादा बनने लग गया था PhD के लिए, तो PhD में कैसे एडमिशन लिया जाए, कैसे प्रिपरेशन करते हैं, कहाँ के फॉर्म भरने चाहिए मुझे, किन IITs के फॉर्म भरने चाहिए, तो ये सारी चीज़ें उतनी डिस्कस नहीं हो पाई थी अपनी सीनियर्स के साथ मेरी। तो जो पहला मौका मुझे था मेरे पास अगस्त वाले में एडमिशन लेने का, वो मैं इसलिए भी नहीं ले पाता क्योंकि मेरा MTech का जो वर्क है वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो मैं इसलिए भी थोड़ा इंटरेस्टेड नहीं हो पाया, लोगों से ज़्यादा बात नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे लग रहा था पता नहीं कितना टाइम लगेगा, कहीं पूरा दिसंबर 2021 तक न चला जाए। हालांकि सितंबर अक्टूबर में कंप्लीट हो गया। तो फिर कुछ 1-2 लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि एटलीस्ट फॉर्म तो डाल दो 1-2 जगह का, क्या पता अगर तुम्हारा क्वालिफाई हो जाए तो तुम्हारे सर, तुम्हारे प्रोफेसर तुम्हारा MTech के लिए कोई अरेंजमेंट करें
तुम्हारे लिए परमिशन लेकर के लैबोरेटरीज खुलवाएं और जल्दी काम कंप्लीट करवा दें। लेकिन ये बातें मुझ तक ये डिसीज़न लेते लेते भी काफ़ी लेट हो चुका था और मई में, अब मई का शायद स्टार्टिंग था ये, और मैं मुश्किल से मैं 2 या 3 IITs के ही फॉर्म भर पाया था उस टाइम, क्योंकि फॉर्म तो अप्रैल से मार्च से स्टार्ट हो जाते हैं और ये फॉर्म डालने का 2-4 जगह का जो डिसीज़न बना वो मई में बना, तो काफ़ी के डेडलाइन तो ख़त्म हो चुके थे। सो मैं मुझे याद है जैसा कि मैंने IIT खड़गपुर का फॉर्म भरा था और मैंने IIT धनबाद का भी फॉर्म भरा था और IIT जोधपुर, IIT जम्मू, ये 4 IITs के फॉर्म मैंने उस अपीयरिंग में भरे थे और मैंने इंटरव्यू भी दिए, लेकिन उनमें कहीं भी मेरा हुआ नहीं। कुछ क्वेश्चंस मुझसे जो पूछे गए वो मेरे कुछ प्रोजेक्ट से रिलेटेड थे, कुछ क्वेश्चंस सब्जेक्ट से भी रिलेटेड थे जो मेरे एमटेक के सब्जेक्ट थे। सो उनमें से कोई भी इंटरव्यू मेरा अच्छा नहीं गया, बिल्कुल ही अच्छा नहीं गया। मेरा कोई भी इंटरव्यू अच्छा नहीं गया। मैं काफ़ी निराश था और मैं ये सोचता था कि यार कैसे जो मेरे सीनियर्स हैं, कोई IIT बॉम्बे में PhD कर रहा है, कोई IIT दिल्ली में कर रहा है, कोई IIT रुड़की में कर रहा है, कोई IIT मद्रास, यहाँ तक कि कई सीनियर्स ऐसे हैं जो फॉरेन से कर रहे हैं, कैसे इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेते हैं, कैसे रिटेन क्वालिफाई कर लेते हैं। खैर, जब मैंने अपना थीसिस सबमिट किया अक्टूबर में, तो वो फिर वक्त स्टार्ट हो गया था वो दिसंबर वाले सेशन के लिए एडमिशन का, जिसके फॉर्म आने स्टार्ट हो गए थे IITs के। तो मैंने फिर ये डिसाइड किया कि मैं जितने भी IITs हैं उन सब के फॉर्म डालूंगा और 2-4 को ही छोड़कर शायद मैंने सारे ही IITs में, उस वक्त IIT BHU का फॉर्म नहीं भर पाया था, शायद वो कोई डेट क्लैश कर रहा था जिसकी वजह से मैंने IIT BHU के फॉर्म छोड़ दिए, नहीं डाला। और IIT गोवा में नहीं डाला। मैंने ये देखा कि कुछ IITs जहाँ पर मेरे फील्ड से रिलेटेड काम नहीं थे उन जगहों का भी मैंने स्किप कर दिया। बाकी जहाँ पर भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में मेरे फील्ड से रिलेटेड काम हो रहे थे, मैंने उन सारे ही IITs के फॉर्म डाला। अब मुझे ठीक से तो याद नहीं है, लेकिन नियर अबाउट मैंने 10-12 IITs के फॉर्म तो डाला ही मैं। तो जबकि फर्स्ट टाइम मैंने सिर्फ 4 IITs के फॉर्म डाले थे और इस टाइम मैंने 10 से ही ज़्यादा ही फॉर्म डाले थे मैंने सेकेंड टाइम पे जब फॉर्म स्टार्ट हुए तो। लेकिन सेकेंड टाइम भी IIT रुड़की मुझसे मिस हो गया था। IIT रुड़की के फॉर्म जो होते हैं मैंने देखा कि वो सबसे ही पहले आए थे। वो फर्स्ट टाइम भी जब वो मार्च में ही आए थे सबसे पहले, जो कि मैं नहीं भर पाया था, मैं उतना अवेयर भी नहीं था। नेक्स्ट टाइम जब मैं अक्टूबर में जब मैंने स्टार्ट किए फिर से अप्लाई करना दिसंबर वाले सेशन के लिए, तो अक्टूबर में भी जब मैंने फॉर्म स्टार्ट किए फिल करना, देखना वेबसाइट पर, तो उस टाइम भी IIT रुड़की के फॉर्म निकल चुके थे। IIT रुड़की का मैं फॉर्म नहीं भर पाया। एक दिक्कत जो मैंने ये महसूस की कि जो मेरा एक फ्रेंड सर्कल था उसमें कोई उतना कॉन्शियस नहीं था, कोई अवेयर नहीं था कि हाँ हमें PhD करना है। और जो दूसरी जिसका मुझे काफ़ी एक अफसोस भी है इस बात को लेकर के, किसी भी सीनियर ने, जबकि वो जानते थे कि सलमान इंटरेस्टेड है PhD के लिए, लेकिन कभी गाइड नहीं किया। यहाँ तक कभी कोई ये भी नहीं बताया कि हाँ देखो फॉर्म आने स्टार्ट हो गए हैं, इस वक्त फॉर्म आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो बस इतना मुझे पता चला कि हाँ हर एक IITs के अलग अलग साइट पर जाकर के, कभी कोई ऐसा भी नहीं दोस्त था जो ये इन्फॉर्मेशन दे देता कि हाँ फला IITs के फॉर्म आ गए हैं और ये डेडलाइन है। तो मुझे ये लगा कि सारा काम मुझे खुद से ही करना पड़ेगा, कोई दोस्ती और कोई सीनियर कोई कुछ भी नहीं। वक्त भी ऐसा था, लॉकडाउन था, लोग इधर उधर, जो एक बॉन्डिंग होती है वो काफ़ी वीक हो जाती है। तो
फॉर्म मैंने 10 से ज़्यादा IITs के फॉर्म डाले और नवंबर में फिर एक एक करके सबके डेट आना स्टार्ट हो गए शॉर्ट लिस्टिंग के बाद इंटरव्यूज़ के। सबसे पहला जो मैंने इंटरव्यूज़ दिया IIT हैदराबाद का। IIT हैदराबाद का इंटरव्यूज़ अच्छा नहीं गया। उसके जस्ट 1 या 2 दिन बाद IIT मद्रास का इंटरव्यू था। IIT मद्रास में मैंने 2 डिपार्टमेंट में फॉर्म डाले थे। एक तो कुछ ठीक हुआ, दूसरा वो भी अच्छा नहीं हुआ। उसके बाद IIT गुवाहाटी का नंबर आया। उसके 2 राउंड होने थे। वो पहले ही राउंड में बहुत ख़राब गया। जनरल क्वेश्चन वो पूछ रहे थे, कुछ इंग्लिश के, कुछ मैथ के। IIT गुवाहाटी के बाद फिर नंबर आया शायद IIT मंडी का। IIT मंडी का कुछ अच्छा गया। IIT रोपड़ का फॉर्म मैंने इंटरव्यू दिया। IIT जम्मू का मैंने फॉर्म नहीं भरा था। IIT रोपड़ का इंटरव्यू दिया मैंने, उसमें भी कुछ क्वेश्चन आंसर मेरे ठीक गए। और IIT धनबाद का भी दिया, ये भी कुछ ठीक गया। तो IIT पलक्कड़ का मेरा पहली बार बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ और मुझे लगा भी कि मैं इसमें सेलेक्ट हो जाऊंगा। और IIT पलक्कड़ का जो इंटरव्यू हुआ वो भी 2 राउंड होने थे। फर्स्ट राउंड में अच्छा हुआ, मुझे जैसा महसूस हो रहा था कि मेरा इंटरव्यू अच्छा गया है। मैं शॉर्टलिस्ट भी हुआ फर्स्ट राउंड के बाद। सेकंड राउंड के लिए भी मेरा नाम आया। सेकंड राउंड के भी मैंने इंटरव्यूज़ दिए। IIT पटना का भी मैंने इंटरव्यू दिया, वो भी ठीक ठाक हुआ। 2 डिपार्टमेंट में डाले थे मैंने। IIT बॉम्बे के इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट हुआ फर्स्ट राउंड के बाद, पर सेकंड राउंड के बाद मैं नहीं शॉर्टलिस्ट हो पाया। लास्ट में जो मेरा इंटरव्यू हुआ था IIT दिल्ली का इंटरव्यू हुआ था, जिसमें कि मैं सेलेक्ट हुआ। अब जो स्ट्रेटजी रही है वो क्या रही है, अब वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक्चुअली एक चीज़ जो मैंने नोटिस किया वो ये था कि सबसे पहले तो आपसे आपका इंट्रोडक्शन पूछा जाता है, फिर आपसे वो पूछेंगे कि आपने किस फील्ड में काम किया है। सो जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो जनरली आपके फील्ड से स्टार्ट होते हैं। जो इंटरव्यूअर है वो ये देखना चाहता है कि आपको आपके फील्ड के बारे में नॉलेज है या नहीं। सो अगर इस टाइप के इंटरव्यू हो रहे हैं तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है कि आपसे वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिस पे आपने काम किया है। इसलिए आपने अपने एमटेक में जिस टॉपिक पर काम किया है उसकी आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने जो काम किया था वो पाउडर मेटलर्जी पे था, तो पाउडर मेटलर्जी की पूरी नॉलेज आपको, पूरी तो नहीं हो सकती लेकिन फिर भी आपको एक ठीक ठाक नॉलेज होनी चाहिए। उसमें भी आपका जो पर्टिकुलर वर्क है उस वर्क से रिलेटेड आपको एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि पाउडर मेटलर्जी मैंने एक सिंटरिंग प्रोसेस पर काम किया था, तो सिंटरिंग से रिलेटेड एक अच्छी नॉलेज तो होनी ही चाहिए। ये तो हो गया सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया कि आपको अपने टॉपिक का एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि हर इंटरव्यूअर आपसे इसका एक्सपेक्ट करेगा कि आप उसको इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आंसर होते हैं तो आप उसको रिप्लाई दें। उसके बाद आपका जो स्ट्रीम है मास्टर का, उसके जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं उसमें भी कई सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन जो आपके कुछ मेन सब्जेक्ट हैं उस पर आपका एक कमांड होना चाहिए। तो फर्स्ट कमांड तो आपका आपके उस फील्ड पे हो गया, आपके उस थीसिस वर्क पे हो गया, प्रोजेक्ट वर्क पे हो गया। सेकेंड कमांड आपका होना चाहिए आपके कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पर जो मास्टर्स में आपने पढ़े हैं। फॉर एग्जाम्पल पाउडर मेटलर्जी मैंने पढ़ा है, तो पाउडर मेटलर्जी इज मच मोर रिलेटेड विथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एज वेल एज विथ मटेरियल साइंस। मटेरियल साइंस खुद अपने आप में एक अलग ब्रांच है, लेकिन फिर भी चूंकि आपने पाउडर मेटलर्जी में काम किया है, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फील्ड है, लेकिन इट इज सिंस इट इज रिलेटेड विथ पाउडर मटेरियल साइंस, सो you should must have knowledge of material science, at least basic knowledge you must have. So मैंने
मटेरियल साइंस के बारे में कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा था, लेकिन बहुत अच्छी नॉलेज नहीं थी मेरी इस वक्त मटेरियल साइंस के ऊपर। सो फर्स्ट क्राइटेरिया जो मैंने आपको बताया कि आपको अपने टॉपिक की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। सेकंड, कि आपकी कुछ सब्जेक्ट पर जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उस पर भी कुछ कमांड्स होने चाहिए। समटाइम्स होता है क्या है कि जो क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं वो डायरेक्टली आपके थीसिस वर्क से होते हैं, फिर जाकर के आपको कुछ अदर सब्जेक्ट से पूछते हैं। लेकिन अगर आपने अपने थीसिस वर्क में जो भी क्वेश्चन आंसर हुए उसमें आपने इंटरव्यूअर को सेटिस्फाई कर दिया तो वो आपका एक बहुत ही अच्छा इंटरव्यू है। तो ऐसे इस टाइप के अगर इंटरव्यू होते हैं तो रियली आपको एडवांटेज मिलेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो उस केस में क्या होता है कि शॉर्टलिस्ट के बाद भी एक गूगल फॉर्म उस पर्टिकुलर आईआईटीज़ की तरफ से आपको भेजा जाता है, जिसमें वो आपकी चॉइस चाहते हैं कि आप किस फील्ड में इंटरव्यू देना चाहते हैं। वो आपसे आपके फील्ड को केयर नहीं करते हैं कि आपका फील्ड क्या था। वो अपना एक ऑप्शन रखते हैं कि आप माइक्रो मशीनिंग में करना चाहते हैं, कंपोजिट मटेरियल में इंटरव्यू देना चाहते हैं, या फिर 3D प्रिंटिंग में आप एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में देना चाहते हैं। तो वो अपना एक डिसाइड करते हैं, 2 या 3 ऑप्शन आपको दे देंगे। उसमें से कोई या तो कि एक प्रेफरेंस मांग लेते हैं वो कि इसको आप हमें एक प्रेफरेंस के साथ 1 2 3 करके दीजिए। जिसको आपने 1 दिया होगा उस फील्ड से आपसे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होता है। तो उसमें क्या होता है कि सपोज कि उस पर्टिकुलर आईआईटी से आपको 3 ऑप्शंस मिले हैं और उन तीनों ही ऑप्शन में आपने जिस फील्ड में काम किया है वो उस तीनों ही ऑप्शन में नहीं आते हैं। सो इन केसेस में इंटरव्यू रियली बहुत टफ होता है। और ऐसा एक नहीं बल्कि जब मैंने 10-15 आईआईटीज़ के जो फॉर्म भरे थे सेकेंड टाइम पे, तो कई आईआईटीज़ ने इस तरीके के गूगल फॉर्म भरवाया था और वाकई उन जिन्होंने ये ऑप्शन फिल करवाया था और ख़ुद ही ऑप्शन रखे थे तो वो इंटरव्यू तो वाकई अच्छे नहीं गए थे, क्योंकि वो आपसे आपके फील्ड के बारे में जिस पर आपने काम किया वो बहुत ज़्यादा नहीं पूछते। वो स्टार्ट ही करते हैं जिन्होंने जो ऑप्शन उन्हें दिए थे उससे स्टार्ट करते हैं, बाद में वो पूछते हैं सिर्फ आपका दिल रखने के लिए कि आप थोड़े खुश हो जाएं, बस पूछ लेते हैं कि आपका आखिर क्या काम था और आपने क्या किया था। लेकिन आपने अगर उनके ऑप्शंस पर अच्छा रिप्लाई नहीं दिया तो वो शॉर्टलिस्ट नहीं करते हैं। तो ऐसे तो बहुत टफ पड़ते हैं। इसलिए मैंने कहा कि कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट की नॉलेज जो आपने मास्टर्स में पढ़े हैं उनकी होनी चाहिए, क्योंकि अगर उस सब्जेक्ट की नॉलेज आपको है और उन ऑप्शंस में जो आईआईटीज़ ने दिए हैं क्वेश्चन आंसर होता है, आप अगर रिप्लाई देते हैं ठीक से तो आपका हो सकता है। ज़्यादा एडवांटेज उस केस मिलते हैं जहाँ पर खुद वो आपसे पूछें कि आपका फील्ड क्या है और आप किस में काम करना चाहते हैं और उसी फील्ड से रिलेटेड वो क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो रियली इट इज़ वेरी एडवांटेजियस एंड यू शुड नॉट मिस दिस चांस। एक और ख़ास चीज़ जो मैंने ये देखा कि जब कोई भी आईआईटीज़ का जब इंटरव्यू होता था वो पूछते थे कि आपका प्रोजेक्ट वर्क किस टॉपिक पे था, किस पर आपने काम किया था, तो मैं बताता था। फिर वो जब क्वेश्चन आंसर वो उससे रिलेटेड स्टार्ट करते थे। तो पहले इंटरव्यू में जब मैंने नोटिस किया कि मेरे थीसिस वर्क से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, फिर नेक्स्ट इंटरव्यू में भी मैंने नोटिस किया कि कुछ वेरी सिमिलर क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते थे। दूसरे आईआईटीज़ का जब मैं दे रहा हूँ इंटरव्यू तो उसमें भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो पहले वाले ने पूछा था वो इसमें भी पूछे गए। नेक्स्ट किसी आईआईटीज़ का दे रहा हूँ तो भी मैंने देखा कि कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे कॉमन बन गए थे। तो मुझे इसका एडवांटेज जो मैंने इतनी ज़्यादा आईआईटीज़ का फॉर्म भरा उससे ये मिला कि जो रिपीटिंग क्वेश्चंस थे उनका मुझे आइडिया हो गया। यहाँ तक कि अब मुझे फाइनली आते आते जो न्यू आईआईटीज़ थे जिनके मैंने स्टार्टिंग में इंटरव्यू दिए थे वो अच्छे तो नहीं गए, लेकिन मुझे वो क्वेश्चंस पता चल गए जो मुझसे पूछे जा रहे थे बार बार। और मैंने उन क्वेश्चंस की एक लिस्ट बनाई, उनको प्रिपेयर किया और फिर उस बेसिस पर मैंने और आइडिया लगाया कि मुझसे क्या क्या पूछा जा सकता है। सो फाइनली जब ओल्ड आईआईटीज़ के जो लास्ट में आए थे इंटरव्यू वो फिर मेरे धीरे धीरे अच्छे जाने लगे
और सबसे अच्छी बात जो मेरे लिए ये रही कि सबसे लास्ट डे पर और सबसे फाइनल जो मैंने इंटरव्यू दिया था वो IIT पटना, IIT कानपुर और IIT दिल्ली का दिया था। और ये तीनों ही इंटरव्यू मेरे अच्छे गए थे, ये तीनों ही लास्ट में पड़े थे, क्योंकि मुझे अब इस बात का आइडिया हो चुका था कि मुझसे क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे ही मैं बताता था कि मैंने इस फील्ड में काम किया है, वो क्वेश्चन पूछते थे और उस तरीके का क्वेश्चन पहले भी मुझसे पूछा जा चुका होता था, इसलिए मैं रेडी होता था। सो एक क्वेश्चन की लिस्ट मैंने बना लिया और मैंने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ मुझसे क्या पूछा जाएगा। सो एक अच्छी प्रिपरेशन हो गई इतने सारे IITs के फॉर्म भरने से, जो मुझे खुद अपने डिसर्टेशन की वर्क की भी एक अच्छी प्रिपरेशन हो गई मेरी, और जो मेरा इंटरव्यू था लास्ट के वो काफ़ी अच्छे गए और फाइनली मैं सेलेक्टेड हुआ IIT पटना के लिए भी, IIT कानपुर के लिए भी मैं सेलेक्टेड हुआ और IIT दिल्ली में भी मैं सेलेक्टेड हुआ। और मैं काफ़ी कंफ्यूज था कि मुझे किस IITs में जाना चाहिए, क्योंकि IIT पटना भले ही एक न्यू IITs थी लेकिन मेरे घर से काफ़ी करीब थी। सो अक्सर मेरे मन में आता था IIT पटना ही चला जाऊं। IIT कानपुर के बारे में थोड़ा मैं उतना नहीं इंक्लाइंड था, लेकिन फिर मैंने जब अपने MU के इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल और कुछ अपने सीनियर और प्रोफेसर से मैंने बात किया तो सबकी यही एक ओपिनियन था कि मुझे IIT दिल्ली जाना चाहिए। सो फाइनली आई डिसाइडेड फॉर IIT दिल्ली एंड इन दिस वे आई गॉट माई एडमिशन। सो मुझे फ़ायदा ये मिला कि मैंने ज़्यादा IITs के फॉर्म भरे और इन IITs का इंटरव्यूज़ देते देते मेरा जो प्रोजेक्ट वर्क था उसकी भी मैंने एक अच्छी तैयारी कर ली। सो मेरा जो एक सजेशंस है यही कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट हैव अ गुड नॉलेज ऑफ योर प्रोजेक्ट वर्क एंड सम अदर सब्जेक्ट्स जो हैं आपके मास्टर्स के जो मेन सब्जेक्ट्स हैं वो भी आप ठीक से पढ़े हों, और जो भी आप इंटरव्यू दे रहे हैं उसमें जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, अगर वो क्वेश्चंस रियली आपके सब्जेक्ट से, आपके फील्ड से रिलेटेड हैं तो उन क्वेश्चंस को कभी भी आप हल्के मत लीजिए। भले ही अगर वो इंटरव्यू आपका अच्छा नहीं गया, बट फिर भी आप उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करिए, उस इंटरव्यू को ख़त्म करके उन सारे क्वेश्चंस का जिनका आप रिप्लाई नहीं दे पाए थे उनको पढ़िए, क्योंकि आपको नहीं पता, हो सकता है कुछ उसी के आसपास क्वेश्चंस आपसे फिर किसी नेक्स्ट इंटरव्यू में पूछा जाए, जैसा कि मेरे साथ अक्सर ये हुआ। और इसी तरीके से मैंने तैयारी की। किसी भी एक सीनियर ने मुझसे ये नहीं बताया कि हाँ मुझसे क्या पूछे जाएंगे, कैसे रिप्लाई देना है, किस फील्ड पर वो फोकस करेंगे, कोई गाइडेंस नहीं मिला। मुझे जो भी गाइडेंस मिला वो एक के बाद एक इंटरव्यू देने से ही मेरा, वो इंटरव्यूज़ ही जो मेरे फेलियर्स थे उन्हीं ने मुझे गाइड किया और मुझे फाइनली सिलेक्ट हुआ। सो आई होप this my experience will help you if you are also preparing for the admission in PhD in any IITs or central government universities। मैंने तो बात किया है इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड, बट एक जनरल वे है, बाकी सब्जेक्ट के साथ भी जहाँ तक मैं समझता हूँ ऐसा ही होगा। सो बी कनेक्टेड विथ मी, आई विल meet with you with some next podcast with some another experience. Thank you.